नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम कक्षा 9 के अंदर कह सकते हो जो नवीन सिलेबस है एनसीईआरटी का उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर आप कह सकते हो समकालीन भारत जो यानी एक हमारा कह सकते हो भूगोल के नाम से, ठीक है, जो भारत का भूगोल के नाम से किताब है उसका अध्ययन अपन कर रहे थे, जो कि कह सकते हो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं और जो बाकी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं या कह सकते हो जो भविष्य में होंगे उनके लिए भी काफी कामदार होगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे जो भारत के भौतिक स्वरूप की, उसके अंदर हम भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमने जो कह सकते हो 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो पढ़ चुके हैं, उत्तरी मैदान पढ़ चुके हैं और फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। कौन सा? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, तो आपका चैप्टर रहेगा भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विस्तार कर सकते हो या भौतिक विभाजन कर सकते हो। ठीक है, भारत का भौतिक विस्तार या भारत का भौतिक विभाजन इसे कर सकते हो। ठीक है, हम बात करेंगे आज मरुस्थल की। किसकी? मरुस्थल की। भारत का भौतिक विस्तार या भारत का भौतिक विस्तार कर सकते हो, जितना पूरा लंबा चौड़ा फैला उसकी हम अध्ययन कर रहे हैं। या आपका जो नाम है पाठ का वो दिया है स्वरूप। क्या दिया है? नाम स्वरूप। और हम इसी के अंदर पढ़े इसके विभाजन को, इसको पढ़ रहे हैं जो भारत का भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन उसका अध्ययन कर रहे हैं। किसका? भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अध्ययन के अंदर हमने 3-4 प्रकार से इसका कह सकते हो जो भारत के अलग अलग उनका अध्ययन कर लिया था। आज जो चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल की बात करें तो पहले इसको कह सकते हो जो बुक्स आती थी उसके अंदर इसको जो उत्तरी मैदान था उसके अंदर ही सम्मिलित किया जाता था, अलग से नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो किताबें एनसीईआरटी की है इसके अंदर इनको अलग से किया गया है। ठीक है, ज्यादा ये हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है, लगभग हिस्सा ज्यादातर, लेकिन कह सकते हो जब राजस्थान का हम पाठ पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे मरुस्थल को। ठीक है, इसके अंदर कई प्रकार की विशेषताएं पाई जा सकती है और इस चैनल पर मेरा जो वीडियो है राजस्थान के कई वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं आराम से। मैंने पूरा पढ़ाया है राजस्थान के अंदर। ठीक है, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाए हैं उनके अंदर मैंने इसको पूरा पढ़ाया है। ठीक है, अब बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो भारतीय मरुस्थल है जो कह सकते हो भारत की बात करें तो भारत के पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। किसके? कौन सी? पश्चिम दिशा में, और या कहें उत्तर पश्चिम दिशा में, पूरी तो पूरा कहें तो उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और कहां तक? ध्यान रखना, जो आपकी अरावली पहाड़ियां, कौन सी? अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसके पश्चिम में इनका विस्तार है। ठीक है, ये मान ले अरावली पहाड़ियां, कौन सी? अरावली की पहाड़ियां। जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनके पश्चिम में इसका विस्तार है। किसका? मरुस्थल का। जो पश्चिम दिशा है यहां पर इसका विस्तार है। ठीक है, काफी बड़ा भूभाग है और इसे कहते हैं अपन भारतीय मरुस्थल। क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल, या इसे ग्रेट इंडियन मरुस्थल भी कहा जाता है, मान भारतीय मरुस्थल। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण है। अब बात करें कि यहाँ पर इसको मरुस्थल का नाम दिया गया, इसकी पीछे कारण क्या है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्षा है, जो वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से कम होती है, कम। इसके कारण यह कह सकते हो यहाँ पर जो वनस्पति है वो नामात्र की, और एक काफी जो इलाका है 150 में से वर्षा कम है, इसके कारण शुष्क भाग है। कैसा भाग है? शुष्क भाग, यानी सूखा भाग है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। ध्यान रखना, और जो अरावली है एक प्रकार से कह सकते हो जो आपके रेगिस्तान का मार्च होता है उसके अंदर कह सकते हो बाधा उत्पन्न करती है, और ये एक कह सकते हो प्लस पॉइंट भी है भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। अगर अरावली नहीं होती तो इस रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? मान लीजिएगा ये बालू है, क्या है? बालू के टीले हैं, रेत मान लीजिएगा ये रेत है, यहाँ से तेज हवाएं चली तो ये मान लीजिए अपनी यहाँ से जगह छोड़कर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गए, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च, यानी रेगिस्तान के जो धोरे हैं इनको आगे बढ़ना। तो ये अरावली एक प्रकार से कह सकते हो इनको रोके रखती है, इधर क्या रखती है? रोके हुए रखती है, जिसके कारण ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सहायक भी है। ठीक है, और बात करें
कि इन धोरों को, जो सर्वाधिक धोरे हैं, इनको बरखान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक नाम आता है इनका बरखान। इन धोरों का बरखान, जो धोरे हैं, धोरे। और धोरे किसे कहते हैं? रेत के टीलों को। रेत के जो टीले हैं, क्या कह सकते हो, रेत के पहाड़। पहाड़ तो नहीं होते क्योंकि पहाड़ कठोर होते हैं, यानी ऊंची ऊंची जो आकृतियां बड़ी हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, अब इस मैदान की भाग की बात करें, इस मैदान की, तो यहाँ पर जो कह सकते हो नदियां ना के बराबर है, लेकिन इनकी जो प्रमुख नदियां हैं, एक प्रमुख नदी है ये यहाँ से बहती है, लुणी नदी। लुणी नदी बहती है। कौन सी? लुणी नदी। एक प्रमुख नदी इसकी यही है। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी की बात करें तो कौन सी है? लुणी नदी है। कौन सी? लुणी नदी। और इसके अंदर भी कह सकते हो, चल इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपके राजस्थान से बहती हुई गुजरात की और खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। कहां पर? गुजरात के अंदर जो खंबात की खाड़ी है उसके अंदर ये गिर जाती है। कौन सी नदी? लुणी नदी। ठीक है, अब बात करें कि इस लुणी नदी का जो जल है वो आप कह सकते हो, जो राजस्थान के अंदर बाड़मेर है वहां तक मीठा रहता है, बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा। क्योंकि खंबात की खाड़ी के अंदर उससे आने से पहले, यानी कह सकते हो जहां पर गुजरात का कह सकते हो जो इलाका है, वहां पर ये नमक की मात्रा ग्रहण कर लेते, लवणीय मात्रा ग्रहण कर लेते, जिससे खारा होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से आपकी कह सकते हो जो भारतीय मरुस्थल है उसकी उसकी ये विशेषता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, भारतीय मरुस्थल के बाद में जो भारत का भौतिक विभाजन है उसके अंदर अगला कदम रहेगा अपना तटीय मैदान का। कौन सा? तटीय मैदान का। तो आइए शुरू करते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या होता है? देखो भाई, तटीय मैदान की बात करें तो मैं आपको ये सबला बताता हूं। मैं छोड़ा देता हूं यहां से। ठीक है, तटीय मैदान क्या है ध्यान रखना। तटीय मैदान हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, कह सकते हो जो प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हमने एक मध्य उच्च भूमि पढ़ी थी, एक दक्कन का पठार पढ़ा था। दक्कन के पठार के पश्चिम में और पूर्व में हमने दो घाटों की बात की थी। एक तो घाट की बात की थी हमने पूर्वी घाट की। किसकी? पूर्वी घाट। किसकी? पूर्वी घाट की। एक बात की थी हमने पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की, दो। ये तो आपका है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। और ये आपका है पूर्वी घाट। कौन सा? पूर्वी घाट। दोनों सम्मिलित रूप से ध्यान रखना। कौन सा? पूर्वी घाट। अब इससे समझने से पहले आप सिंपल भाषा में समझिए तटीय मैदान किसे कहते हैं। तटीय मैदान देखिएगा, मान लीजिएगा ये जदरासी है। क्या है? जदरासी। मान लीजिए इसको समुद्र कह देते हैं, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? समुद्र। तो मान लीजिएगा तो ये इधर यहां तक है, ये इधर यहां तक है। इसके जो पास वाला किनारा है, ठीक है, जो पास वाला किनारा मान लीजिएगा ये स्थल भाग इसका क्या है? स्थल भाग। यहाँ तक जलाशय, यहाँ तक जलाशय यहाँ पहुंच पाती है, यहाँ नहीं पहुंच पाती। यहाँ मकान बन रखे, क्या बन रखे? मकान वगैरह बन रखे। ये स्थान, तो ये स्थान क्या कहलाएगा? तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तट। ये मान लीजिएगा कोई पहाड़ है, पहाड़ से ये नदी निकली। नदी मान लीजिएगा यहाँ निकलने के पहले यहाँ पर एक डेल्टा बसा देते। क्या बसा देते? डेल्टा। समुद्र में मिलने से पहले क्या बसा देते? डेल्टा। और इस डेल्टा के कह सकते हो आसपास यहाँ पर जो लोग रहने लग गए, इसे कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। तो देखिए यहाँ से कुछ नदियां निकली। क्या निकलेगी? कुछ नदियां निकल रही है। तो जो ये भाग है, जो ये वाला भाग है,
उसे अपन कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। ठीक है। ये वाला भाग है पूरा का पूरा, इसे अपन कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। ठीक है। अब तटीय मैदान किस प्रकार से बंटे हुए हैं? पश्चिमी घाट के तटीय मैदान अलग होंगे, पूर्वी घाट के अलग होंगे, जिनको अलग अलग नाम देते हैं अपन। क्या देते हैं? अलग अलग नाम। कौन कौन से नाम देंगे इनकी भी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा अपन जान लेते हैं कि दो प्रकार की कह सकते हो नदियों द्वारा कह सकते हो जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, उनके निक्षेपण से होता है। किससे? निक्षेपण से। यानी जो नदियां हैं क्या करती है? नदियां जो नदियां हैं अवसाद जमा करती है। क्या करती है? अवसाद। अवसाद जमा करती हैं। जो अवसाद जमाव के कारण है इनका निर्माण होता है। निर्माण में किसका कारण होता है? अवसाद निर्माण का। ठीक है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये कह सकते हो जो आपका अरब सागर है, अरब घाटी है, उसका एक भ्रंश है। क्या है? भ्रंश है। और इसका हम विभाजन भी करेंगे। और बात की थी हमने पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री भी। और जो 16 डिग्री अक्षांश है उसको दो भागों में बांटा। एक तो उत्तरी घाट आपका, एक तो उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। और बात की थी कहां से कहां तक? ताप्ती नदी से लेकर आपके कह सकते हो नीचे नीलगिरी की पहाड़ियों तक। कहां तक? नीलगिरियों की पहाड़ी तक। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद में कह सकते हो कि इसकी सर्वश्रेष्ठ जो चोटी यहाँ पर थी कह सकते हो अन्नामुलई चोटी। कौन सी? अन्नामुलई, जो सबसे इसकी ऊंची चोटी थी। और बाद में नीचे इलायची की पहाड़ियां। कौन सी? इलायची की पहाड़ी। इनकी भी हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है। और इसकी बात हम इसके वीडियो के अंदर कर लेंगे। इन तत्वों के नाम मैंने बताए थे। कोरामंडल, उत्तरी सरकार तट इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कोरामंडल तट। क्या कहते हैं? कोरामंडल तट। और उससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, जो आपकी बुक्स में भी नहीं दिया है वो भी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं नदियों के, जो नदियों अवसाद जमाव करती है। तो एक ध्यान रखना कि नदी कोई मान लीजिएगा सीधा यहाँ पर पानी इकट्ठा कर रही है तो एक निर्माण होता है एस्चुरी का। किसका? एस्चुरी। और एक होता है आपका डेल्टा। इन दोनों में कुछ अंतर है, ध्यान रखना। कई बार क्या स्टूडेंट मान लेते हैं एस्चुरी और डेल्टा एक ही है, लेकिन एक नहीं होते। एक कैसे नहीं होते? मान लीजिएगा एस्टुरी क्या कैसे कहते हैं कि नदियां मान लीजिए सीधा अपना जल है मान लीजिए यहाँ पर ला रही है और यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी का जमा हो गया और आगे सीधी कह सकते हो सागर में गिर गई, तो यहाँ पर एस्टुरी का निर्माण होता है। ठीक है। और डेल्टा होता है, डेल्टा कह सकते हो कि कोई नदियां मान लीजिए ये नदियां आई और इस नदियों ने क्या कर दिया, कई प्रकार की वितरिकाओं के अंदर बंट गई और ये वितरिका के अंदर ये डेल्टा जमा हो गया। क्या हो गया? डेल्टा जमा। ठीक है। जिसके कारण कह सकते हो इस डेल्टा का निर्माण होता है। अब इनमें प्रमुख भिन्नता क्या है? भिन्नता प्रमुख क्या है कि एस्चुरी का जो क्षेत्रफल होगा वो कम रहेगा और डेल्टा का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है। जो एस्चुरी का क्षेत्रफल है ये लगभग यहाँ से कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगभग 64 किलोमीटर। कितना है? 64 किलोमीटर। यहाँ लिख देता हूँ 64 किलोमीटर। ठीक है। और जो डेल्टा है, और ध्यान रखना जो पश्चिमी घाट की नदियां सारी की सारी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। ध्यान रखना ये सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक एस्चुरी का निर्माण करती है, ये वाली नदी। ठीक है। और जो डेल्टा है, डेल्टा ये वाला भाग। ठीक है। यहाँ पर कह सकते हो जो आपकी महानदी है, कावेरी है, वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा? डेल्टा का निर्माण। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। डेल्टा ये आपका 150 से 200-250 किलोमीटर तक, 150 से 200 किलोमीटर तक पैदा होता है। ठीक है। डेल्टा का भाग कौन सा? डेल्टा। डेल्टा। तो आपसे कहते हैं कि बड़ा कौन है? एस्टुरी है, डेल्टा है क्षेत्रफल के अंदर। तो ज्यादा आपकी लेंथ किसकी रहेगी? डेल्टा की रहेगी। किसकी रहेगी? डेल्टा की। अब मैं इसकी बात करता हूं प्रमुख प्रमुख कह सकते हो जो इसके घाटों के कह सकते हो जो तटीय मैदान है, इनको अलग अलग नामों से किस किस का अंदर जाना जाता है। ठीक है। इसके कई प्रकार के तट आते हैं। जैसे अगर यहाँ से शुरू कर दें तो ये भी तटीय सीमा है, यहाँ से इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। फिर आपके कह सकते हो कई प्रकार के कोंकण तट है, मध्य तट है, इसके बाद में आपका मालाबार तट है, कई प्रकार के नाम आते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा विस्तृत बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। ठीक है। जो पहले आपकी बुक्स में दिए हैं वो बताता हूं मैं। ठीक है। बुक्स की बात करें तो आपका पहला तट है आपका कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। जो कोंकण तट आता है वो आता है आपका मुंबई से। कहां से? मुंबई से। मान लीजिए मुंबई यहां स्थित है, मुंबई।
और यहाँ पे आता है आपका गोवा। कौन सा? गोवा। जो मुंबई से गोवा का तट है, ये मुंबई आपकी कौन सी? मुंबई। और ये आपका गोवा। कौन सा? गोवा। इस तट को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। और गोवा से जो कह सकते हो न्यू मंगलोर तक, मंगलोर तक। कौन सा? मंगलोर, या न्यू मंगलोर भी कह सकते हो, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, न्यू मंगलोर, यहाँ लिख देता हूँ कर्नाटक। इसे आपकी बुक्स में नाम दे रखा है मध्य तट। कौन सा? मध्य तट। लेकिन इसका जो नाम है कर्नाटक के नाम के अनुसार जो भाषा बोली जाती है उसे कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपकी बुक्स में दिया है मध्य तट। क्या नाम दिया है? मध्य तट। लेकिन इसे कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। क्योंकि जो कर्नाटक के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। कौन सी है? कन्नड़ है। ठीक है, और इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक कन्याकुमारी तक। कहां से? कन्याकुमारी तक, यहां से। इसे कहते हैं मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा? मालाबार तट। कहां से लेकर? आपके कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इनके तट हैं। अब बात करते हैं अपन जो आपकी बुक्स में दिए हैं वो अब थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं और भी तटों के नाम है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ पर गुजरात से लेकर जो आपका मुंबई है। कौन सा? मुंबई। यहाँ पर भी और तट है। ठीक है, तो गुजरात है और यहाँ पर दमन और दीव स्थित है। कौन सा? दमन। दमन और दीव जो आपके कह सकते हो कई सारे प्रदेश बन चुके हैं। यहां से लेकर यहां तक जो तट है इसे कहते हैं काठियावाड़ तट। कौन सा? काठियावाड़ तट। ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स में यह नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, करे तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से 3 तटों का निर्माण है। ठीक है, अब इन तटों के बाद में अपन बात करेंगे जो आपके पूर्वी घाट के तट है। कौन से? पूर्वी घाट के। ठीक है, अब ध्यान करें कि ये एस्चुरी वाला पार्ट था। कौन सा था? एस्चुरी वाला पार्ट। अब इस साइड वाले बात करें, डेल्टा निर्माण करता है। कौन सा निर्माण करता है? डेल्टा। जो आपकी बुक्स में दिए हैं, जो आपकी बुक्स में दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं? इस तट को नाम दिया गया है उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। और ये आपका तट दिया है कोरामंडल तट। कौन सा? कोरामंडल तट। अब ये कट है, जो तट है काफी कटाफटा है। क्यों है? क्योंकि इसका जो पश्चिमी घाट का जो ढलान है ये पूर्व, जो पश्चिम पूर्व की ओर है। किस साइड है? पूर्व की ओर है। जो यहाँ से नदियां बहती हैं ये अपना पानी कह सकते हो इधर लाती है, जिसके कारण कह सकते हो यहाँ पर कई प्रकार की भ्रंश घाटियां होगी, जिसके कारण कह सकते हो कई प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण होता है। उत्तरी सरकार तट और कोरामंडल तट। और इस तट को और भी नाम से जानते हैं। अगर बड़ा करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ओडिशा के अंदर अगर बात करें, ये यहाँ से शुरू होता है महानदी से। कौन सा? ये तो महानदी वाला। और यहाँ पर बात करें और स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी है, जिसको हम उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट। लेकिन आपकी बुक से 2 ही दिए हैं, ये बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा से। उत्कल तट, यहाँ पर आप स्वर्णगंगा नदी है ये, और यहाँ पर महानदी। कौन सी? महानदी। ठीक है, महानदी से और ये कावेरी तक, यहाँ से कावेरी तक। ठीक है, यहाँ तक। और ये भी मैंने बताया ताप्ती से, आपकी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहाँ पे आप कह सकते हो जो आपकी पहाड़ियां हैं कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियां तक, यहाँ तक है। ठीक है, और महानदी से यहाँ तक उत्कल तट। और फिर जो पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर उसे कहते हैं बोंगा तट। कौन सा? बोंगा तट। ठीक है, ये मान लीजिएगा उड़ीसा वाला भाग होगा। कौन सा? उड़ीसा। और उड़ीसा से मान लीजिएगा आगे पश्चिम बंगाल की बात करें। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो आपका बोंगा तट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोंगा तट। इस प्रकार से कहलाता है। ठीक है, और ये काफी कटाफटा क्षेत्र है। कैसा तरह? कटाफटा क्षेत्र। ठीक है, और इसकी बात करें इस तटों की, मैंने नदियां बता दी आपको, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, इसकी मुख्य नदियां हैं। ठीक है, जब नदियों वाला पार्ट आएगा तब हम नदियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इस तट के बारे के अंदर कह सकते हो जो आपके लगभग जितना कह सकते हो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तटीय मैदान है। कौन सा है? तटीय मैदान। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं इनको। ठीक है, अब बात करेंगे अपन तटीय मैदान के बाद में कुछ द्वीप समूह की। द्वीप समूह की बात करने से पहले तटीय मैदान के बारे के अंदर कुछ चीजें अपन और जान लेते हैं। कुछ चीजें और जान ले क्या क्या देखिए। बात करें तटीय मैदान,
कि तटीय मैदान के अंदर कह सकते हो जो मुंबई है आपका, मुंबई ये एक द्वीप है, उस पर स्थित है। इसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर भी कहते हैं। और सेंटिकल द्वीप नाम आता है। कौन सा? सेंटिकल द्वीप, इस पे बसा हुआ है। कौन सा? मुंबई। ठीक है। और बात करें इस तट के अंदर कह सकते हो कई प्रकार की नदियां निकलती हैं जो कि यहाँ पर एस्टुअरी का निर्माण करती है। मैंने बात बता दी आपको। और बात करें कि इसकी जो प्रमुख चौड़ाई है तटीय सीमा की, वो कितनी है? तटीय सीमा की प्रमुख चौड़ाई करें, सॉरी लंबाई, वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ है पूरी की पूरी। ठीक है, तटीय सीमा की, द्वीपों को मिलाकर, ध्यान रखना किसको? द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा है पूरी की पूरी कितने? 7516.6 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे आपके कह सकते हो कि आकृतियां पाई जाती है जिसके कारण कई प्रकार की यहाँ पर झीलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? झीलों का। जैसे कह सकते हो केरल के अंदर बोमनाड झील, कौन सी? बोमनाड झील। और ये लेंगुन झीलें होती है। कौन झीलें होती है? लेंगुन झीलें। और यहाँ पर भी कई प्रकार की है, चिल्का झील है आपकी, कोलेरू झील है, कई प्रकार की झीलें भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चिल्का झील, कोलेरू झील और बोमनाड झील, जो केरल के अंदर स्थित है। लेंगुन झीलें क्या होती है? लेंगुन झीलें क्या होती है कि मान लीजिएगा ये भाग है, इस भाग के अंदर मान लीजिएगा ये इस प्रकार का एक खड्डा बन गया। क्या बन गया? खड्डा बन गया। और धीरे धीरे मान लीजिएगा कि यहाँ पर मान लीजिएगा ये अपर्दन, ये आपका अवसाद जमा होता गया। धीरे धीरे अवसाद क्या करेगा? इसको बंद कर देगा। और लेंगुन झील क्या कर देगा? अपने आप में एक अलग सा पार्ट बन जाएगा। इसके अंदर कह सकते हो खारे जल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? खारे जल की। ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको समझना है तरीके से, और अलग अलग इनका नाम भी हम इस प्रकार से देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से इन चीजों को रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। जो आपने बात की थी पश्चिमी घाट की, बात की थी पश्चिमी घाट शुरू कहां से होता है? जो आपकी तीस्ता नदी, कौन सी? तीस्ता नदी, यहां से शुरू होता है। कौन सा? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के कह सकते हो जो नदियां अवसाद का जमाव करती है। किसका जमाव करती है? अवसाद का जमाव, जिसके कारण कह सकते हो एक कह सकते हो तटीय सीमा बन जाती है। क्या बन जाती है? तट के बाहर सीमा बन जाती है। तट सीमा आप सिंपल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हो। मान लीजिए आप समुद्र को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? समुद्र के। और जिस किनारे पे आप खड़े होकर बाहर समुद्र के देख रहे हैं वो क्या है? एक प्रकार का तट है। क्या है? तट है। उसी प्रकार से ये नदियां तटों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तटों का। ठीक है। और इस तटों पर कह सकते हो कई प्रकार से आपकी झीलें भी है, कई प्रकार से मानो आपकी बस्तियां भी है। ठीक है। और कई प्रकार की कयाल झीलें, जिसे लेंगुन झीलें भी कहते हैं। ठीक है, ये स्थित है। तो ये तो आपका था कौन सा? आपका पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट, जिसके अंदर तटों का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट तीस्ता नदी से आपकी जो आपकी कह सकते हो नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ। कहां तक? नीलगिरी की पहाड़ियों तक। और नीचे है आपकी इलायची की पहाड़ियां। इसके अंदर हमने 3 तट बताए थे आपको जो आपकी बुक्स में दिए। कौन से? एक तो कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट, जो कह सकते हो किताबों में अंदर आपकी बात करें तो आपको मुंबई से कहां दिया गया? गोवा तक। कहां से? मुंबई से गोवा तक। लेकिन अगर आपकी कंपटीशन की तैयारी से कहें तो इसको दमन से माना जा सकता है मुंबई से, दमन से लेकर गोवा तक। दमन मुंबई के अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से। हालांकि दमन मुंबई के अंदर स्थित नहीं है, लेकिन इस तट को कह सकते हैं कि यहाँ से कहां से? काठियावाड़ तक। जो आपके काठियावाड़ तक यहाँ से स्टार्ट होता है दमन तक। ठीक है, तो गुजरात से लेकर दमन तक, गुजरात से लेकर दमन तक काठियावाड़। और फिर कोंकण तट को मान लिया जाता है दमन से लेकर कहां से? गोवा तक। लेकिन अपनी बुक्स के अंदर क्या दिया है? मुंबई से लेकर कहां तक? गोवा तक। कहां तक? मुंबई से गोवा तक। कौन सा? कोंकण तट। फिर आपका मध्य तट माना जाता है किसको? गोवा के और न्यू मंगलोर के मार्ग को। और जो दक्षिणी तट सीधा दिया आपके बुक्स के, दक्षिणी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपने को सीधा ध्यान रखना जो इसके मध्य तट या केंद्र तट कैसे हैं? जैसे गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक। कहां से? गोवा से न्यू मंगलोर तक। फिर इसकी बात की थी पूर्वी घाट की, अलग अलग इसका नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? जैसे देखिएगा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल कैसे कहते हैं? बोंगा तट। क्या कहते हैं? बोंगा तट। जैसे मैंने आपको नाम लिखा है बोंगा तट, पश्चिम बंगाल के अंदर कहते हैं। उड़ीसा के अंदर कैसे है? उत्कल तट, जिसे जिसका नाम अपने राष्ट्रगान के अंदर भी लिया जाता है। जो अपना राष्ट्रगान है उसके अंदर कहते हैं ना उत्कल है, जिसका नाम यही है उत्कल तट, उड़ीसा का तट है। फिर आपका जो आपका कह सकते हो अगला तट आता है उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। फिर आता है आपका कोरामंडल तट। ठीक है, कौन सा? कोरामंडल तट। और यहाँ पर भी कई प्रकार के कैसे डेल्टा के जमाव के कारण और कई प्रकार के नदियों के अपर्दन के कारण कई प्रकार की झीलें बनी हुई है। कौन सी झीलें बनी हुई है? चिल्का झील बनी हुई है। चिल्का जो उड़ीसा के अंदर है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अगर कहें तो भारत में वही है, चिल्का झील। फिर आपकी कोलेरू झील आती है। कहाँ आती है? कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। और यहीं पर भी कई प्रकार के कह सकते हो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन हरीश के अंदर जो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो भी भारतीय सैटेलाइट का
भारतीय जो अंतरिक्ष विभाग है उसका केंद्र यहाँ पे स्थित है। मुख्यालय तो बेंगलुरु में स्थित है, लेकिन जो प्रशिक्षण केंद्र है वो यहाँ पे स्थित है। और भी कई प्रकार के कह सकते हो इन तटों के अंदर कई प्रकार के टापू वगैरह है, या कई प्रकार के इनके अंदर प्रशिक्षण स्थल है भारतीय सेना के, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो, उड़ीसा के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी कह सकते हो मुख्य मुख्य कह सकते हो पर्यटन के स्थल भी इस क्षेत्र पे आते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हो ये पर्यटन की दृष्टि से और कह सकते हो एक खनिज के संसाधनों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण, और भारत की सीमा इस प्रकार की सीमा है जिसके कारण कह सकते हो ये अपनी विशिष्ट आकृति रखता है। क्या रखता है? विशिष्ट आकृति, जिसके तीन और पानी है। क्या है? तीन और पानी है, जिसके कारण कह सकते हो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। लेकिन हम तटीय भागों में बात करें तो तटीय भाग इनके बिना हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और इनके कह सकते हो पश्चिम में और पूर्व में जो फैले हुए हैं वो क्या है? आपके जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक प्रकार की सतत पठार ही है। क्या है? एक प्रकार के सतत पठार है, लेकिन ये कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। और पठार है, कई बार इसको पठार माना जाता है, कई बार नहीं माना जाता है, लेकिन आमतौर पर ये कह सकते हो एक उथली हुई पहाड़ियां हैं। क्या है? उथली हुई पहाड़ियां हैं जो अरब सागर का कह सकते हो भ्रंश है। क्या है? अरब सागर का भ्रंश है, जो कि धीरे धीरे पारती पारती अपनी सीमा इन्होंने निर्माण कर ली है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से तटीय मैदान और जो आपका भारतीय मरुस्थल था वो अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो कह सकते हो भारत के भौतिक स्वरूप का जो विभाजन किया हमने, उसके अंदर अगला भाग रहेगा अपना जो द्वीप समूह है उनका अध्ययन हम करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई मानवीय त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।